Assalamu alaikum. Today's topic is system sequence diagram. छोटा सा रिकैप ले लेते हैं लास्ट 2 लेक्चर्स का, जिसमें हमने एक्टिविटी डायग्राम देखा था. Why we use activity diagram, where it fits. एक्चुअली हमने स्टार्ट किया कि एक्टिविटी डायग्राम जो है वो फ्लो चार्ट की ही एक टाइप है. फ्लो चार्ट में एक्टिविटी डायग्राम कंकरेंसी को अलाउ करती है, लेकिन फ्लो चार्ट में कंकरेंसी नहीं होती है. एक्टिविटी डायग्राम में आप कंकरेंसी शो कर रहे होते हो. हम क्यों बनाते हैं एक्चुअली फ्लो चार्ट डायग्राम्स या एक्टिविटी डायग्राम जो होती हैं वो यूज केस जो आप डायग्राम बना लेते हो उसके बाद बनाई जाती हैं. यूज केस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए और यूज केस में फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए अक्रॉस एक सिंगल यूज केस में या मल्टीपल यूज केसेस के दरमियान फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम बनाई जाती हैं. इसके अलावा हम यूज केस को एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी डिटेल को समझने के लिए एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं. तो डेफिनेटली ये यूज केस डायग्राम बनने के बाद एक्टिविटी डायग्राम बनाई जाती हैं और इसको आप उसी सीक्वेंस में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में प्लेस करते हो. इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक्शन, पिन्स, एक्टिविटी. हमने देखा कि नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं. नोड्स कौन कौन से होते हैं? राउंडेड रेक्टेंगल थी मेनली, जिस जो कि एक्टिविटीज को शो कर रही थी. इसके अलावा डिसीजन बॉक्सेस, जिसमें एक तो डिसीजन बॉक्स दो सिचुएशन को शो कर रहा होता है. एक जिसमें डायमंड शेप होती है, एक जिसमें आप डिसाइड करते हो कि एक डिसीजन की बेस पे डिसाइड होता है कि आप एक्सेप्ट करोगे कौन सा पाथ फॉलो किया जाएगा. उसके अलावा एक होता है जिसमें आप मल्टीपल नोड्स आ रहे होते हैं और उसको मर्जिंग करने के लिए यूज किया जा रहा होता है. इसके अलावा आपने एक नोट देखे जिसमें फोर्क और नाइफ का कंसेप्ट था. एक आप ड्रा करते हो सिंपल, उनकी सिंबल सेम है, लेकिन फोर्क में क्या था, एक इनपुट आ रही है और उससे मल्टीपल एजेस जा रहे हैं. अब अगर एक्टिविटीज के दरमियान जो लिंक होता है तो उसमें बात हमने की थी कि टोकन जो होते हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते. एक टोकन जो है जस्ट एक एक्टिविटी को नेक्स्ट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन फोर्क के केस में ये होता है कि एक इनपुट जो आती है, एक टोकन जो आ रहा है वो मल्टीपल एजेस जो उससे आउटगोइंग एजेस है वहां पर डुप्लीकेट हो जाते हैं. उसके अलावा एक ज्वाइन का कंसेप्ट था. ज्वाइन में क्या होता है कि मल्टीपल इनपुट आ रही होती है और एक आउटपुट जा रही होती है. इसके अलावा एक इनिशियल, जब हमारी डायग्राम स्टार्ट होती है, इनिशियल नोड होता है जिसको हम फील्ड सर्कल बनाते हैं, और देन एक फाइनल नोड होता है जिसको एक सिंपल फील्ड नहीं होता, सर्कल डबल सर्कल बना देते हैं. और एक फ्लो फाइनल होता है जिसमें आपका जहां भी फ्लो एंड होता है उसमें एक सर्कल होता है और उसके अंदर क्रॉस का सिंबल होता है. ये डिफरेंट टाइप के नोट्स हमने देखे थे. इसके अलावा एजेस एजेस के ऊपर आपने देखा था कि क्या क्या डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं और एजेस से पे आप डिसाइड कर सकते हैं, ट्रांजिशन प्लेस कर सकते हैं और भी डिफरेंट चीजें हमने डिटेल में देखी थी. कुछ नोटेशंस हमने देखी थी, जैसे एक्टिविटी पार्टीशनिंग. पार्टीशनिंग के एक्टिविटीज को डिफरेंट पार्टीशंस में शो किया जा सकता है. जैसे स्विम लेन डायग्राम भी एक्टिविटीज की पार्टीशनिंग है. लेन्स में हमने पार्टीशन की होती है. जैसे डिपार्टमेंट की किसी भी बेस पे की जा सकती है, डिपार्टमेंट की बेस पे. जैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग एक डिपार्टमेंट है, एडमिशन एक डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज होती हैं उसको हम एक लेन में वो कर देते हैं, तो वो पार्टीशनिंग की जा सकती है. प्री और पोस्ट कंडीशन का कंसेप्ट था. प्री कंडीशन किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले जो कंपल्सरी होता है, और पोस्ट कंडीशन के जब एक्टिविटी एंड होगी तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. इसके बाद हमने देखा सेंड सिग्नल एक्शन. वो नेक्स्ट एक्टिविटी को आप सिग्नल दे रहे होते हैं और उसकी एक सिंपल आपने देखी थी कि, इस तरह की सिग्नल थी और इसके अपोजिट हमने एक्सेप्ट इवेंट एक्शन बनाया था जिसमें उसकी सिंबल इसके अपोजिट होती है और वो इस सिग्नल को जो सेंड किया जा रहा होता है ये दूसरे एंड पे एक्सेप्ट कर रहा होता है. टाइम ट्रिगर एंड टाइम इवेंट्स हमने देखे कि उसमें क्या होता है कि टाइम
कोई इवेंट जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अकर होना होता है। रिलेटिव टाइम भी हो सकता है, एब्सोल्यूट टाइम भी हो सकता है। रिलेटिव टाइम में हमने देखा कि लाइक आप कोई एक्शन होगा, कोई एक्टिविटी अकर होगी, कोई इवेंट होता है, तो उसके 5 सेकंड के बाद या 5 मिनट के बाद आप रिलेटिवली किसी इवेंट के रिलेटिव आप कह देते हो कि ये एक्शन होगा। उसके जो एब्सोल्यूट टाइम था उसमें ये था कि आप मेंशन कर देते जैसे साल के एंड पे 31 दिसंबर 2020 को ये रिपोर्ट जनरेट होनी है, या हर मंथ के एंड पे 31 जुलाई 2020 को रिपोर्ट जनरेट होनी है। तो वो एब्सोल्यूट होता है। और रिलेटिव जो किसी इवेंट के एक्शन परफॉर्म होने के बाद उसके अकॉर्डिंग होगा। इंटरप्ट, उसके बाद हमने देखा दो तरह के रीजन्स होते हैं, इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन एंड एक्सपेंशन रीजन। इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन में क्या था कि कुछ एक्टिविटीज मिलके एक रीजन होता है। एक किसी भी एक्टिविटी डायग्राम में एक रीजन होता है जब कोई एक्टिविटीज अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, कुछ जो इंटरप्ट जिसमें किसी भी जगह पे इंटरप्ट किया जा सकता है। जैसे इसी एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो वो ऑर्डर की प्रोसेसिंग हो रही है, प्री कंडीशन फुलफिल हो गई कि ऑर्डर आ गया है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। आप दरमियान में किसी जगह पे क्लाइंट ने वो कैंसिल कर दिया है, तो उस इंटरप्टेबल रीजन के अंदर अंदर वो कैंसिल कर सकता है, किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो कैंसिल कर सकता है। और अगर कैंसिल होता है तो उस रीजन से वो बाहर चला जाता है। एक्सेप्शन, इसमें हमने देखा कि एक्सेप्शंस अगर हो सकती हैं, जैसे आप कोडिंग करते हो, ट्राई और कैच क्लास लिखा जाता है कि कोई भी एक्सेप्शन अगर आ जाती है तो उस केस में क्या होता है। जैसे एक नॉर्मल हमारा फ्लो है वो चल रहा है, अगर इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक नॉर्मल फ्लो में हम एंड टीचर की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो स्ट्रिंग की वैल्यू आ जाती है, तो हमने एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन हैंडल ब्लॉक के पास चला जाएगा, एक कोड लिखा होगा। अब वो ब्लॉक क्या करेगा, वो देखेगा कि इसके रिलेटेड कोई एक्सेप्शन कोड है, अगर उसके रिलेटेड कोई चीज परफॉर्म करने के लिए एक्शन है, कोई एक्टिविटी है जो कि उसको हैंडल कर रही होगी, अगर हैंडलर होगा तो ठीक है, अगर हैंडलर नहीं है तो उस केस में आपका प्रोग्राम कोई अनडिफाइंड स्टेट में चला जाएगा और एंड हो जाएगा। उसके अलावा एक्सपेंशन रीजन में हमने देखा कि मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और उसके अगेंस्ट मल्टीपल आउटपुट होती हैं, और वो आउटपुट कंकरेंट वे में मूव हो सकते हैं। जो इनपुट्स है उनकी प्रोसेसिंग जो है वो कंकरेंट हो सकती है, आइट्रेशंस की फॉर्म में हो सकती है, सीक्वेंशियल हो सकती है, किसी भी वे में हो सकती है। हमने देखा कि स्विम लेन डायग्राम जो है नेक्स्ट वो इसी की यही डायग्राम्स को हमने स्विम लेन डायग्राम में जो पार्टीशनिंग एक्टिविटीज की पार्टीशनिंग को शो किया हुआ था, जिसमें एक्टिविटीज को मल्टीपल उसमें ब्लॉक्स में पार्टीशन कर दिया गया है। रिलेटिव जो रिलेटिव एक दूसरे से लिंक्ड एक्टिविटीज हैं उनको एक उसमें पोर्शन में आप देखते थे। वो हम जो पार्टीशनिंग है वो किसी भी बेस पे कर सकते हैं, वो वन डायमेंशनल भी हो सकती है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती है। जो स्विम लेन डायग्राम होती है उसमें हम वन लेन्स की फॉर्म में एक्टिविटीज को लिख देते हैं। जो जैसे किसी डिपार्टमेंट की बेस पे हम अगर कर रहे हैं तो एचआर के रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज जो भी है वो हम एचआर की लेन में लिख देंगे, देन अकाउंट्स के रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो अकाउंट्स की लेन में लिख देंगे। इतना यहाँ तक हमारा लास्ट लेक्चर था। टूडेज लेक्चर we will discuss system sequence diagram क्या होती हैं, how do we start making system sequence diagram, कौन सी पर्टिकुलर नोटेशंस होती हैं यूएमएल में सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के लिए। these are the contents for the today's lecture. यूज केस डिस्क्रिप्शन, हम यूज केस डिस्क्रिप्शन यूज केस वाले लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पे वही चीज को हम उसको रिपीट कर रहे हैं। क्यों रिपीट कर रहे हैं, हमें सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए वो यूज केस डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि हमने क्लास डायग्राम में डिस्कस किया था कि हम जो यूज केस टेक्स्ट होता है या प्रोसेसिंग जो आपके नैरेटिव्स होते हैं, हम उनमें से नाउन और वर्ब्स को आइडेंटिफाई करके क्लासेस बनाते हैं और क्लासेस के एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। तो हमें इस टाइप की जरूरत होती है। इसी तरह सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए हमें यूज केस डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यूज केस डिस्क्रिप्शन को हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं।
ये टॉपिक हम यूज केस डायग्राम वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यूज केस का नेम होता है, कोई भी नेम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वेरीफाई, पिन, वैलिडेशन, कोई भी यूज केस का नेम हो सकता है। एक्टर्स कौन कौन से हैं? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, 2 से 3 लाइन में डिस्क्राइब किया होगा। ये डिस्क्रिप्शन जो होती है उसमें डिटेल्ड प्रोसेसिंग जो है वो नहीं मेंशन की, मतलब ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होती। हमने सिंपल वैसे जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे थे यूज केस डायग्राम वाले लेक्चर में, एचआर का सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका हम कोई यूज केस बना रहे हैं, उसमें एक्टर्स होंगे, एचआर मैनेजर हो सकता है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, सिस्टम हो सकता है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम उस यूज केस की को थोड़ा सा 2-3 लाइन में डिस्क्राइब कर देते हैं। और उसके अलावा इसमें जो डिस्क्रिप्शन है इसमें हम ऑर्डरिंग नहीं बता रहे, जस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा सा। एक्शंस टेकिंग प्लेस, सिनेरियोज, फ्लो ऑफ इवेंट्स, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि कौन से ऑर्डर्स की फॉर्म में। सम यूज केसेस हैव मल्टीपल सिनेरियोज टू एक्सप्लोर द वेरियस कंटीन्यूअस वे। यहाँ पे कुछ एक तो फ्लो ऑफ इवेंट बता रही है जो एक अल्टरनेटिव सिनेरियोज हो सकते हैं। कुछ अल्टरनेटिव एक्शंस पाथ फॉलो होते हैं, जैसे मैंने कहा अल्टरनेटिव पाथ को शो करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। यूज केस में जो अल्टरनेटिव सिनेरियोज होते हैं तो वो उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, किया जाता है प्री, और उसके बाद लास्ट में प्री और पोस्ट कंडीशन होती है। यूज केस स्टार्ट होने से पहले क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और एंड पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक यूज केस सिस्टम की डायग्राम दिखाई गई है। जब यूज केस डायग्राम वाला पढ़ा था लेक्चर हमने देखा था कि यूज केस को एक सिस्टम की एक सिंपल सिस्टम डायग्राम भी बनाई जा सकती है, जिसमें हम एक ही बाउंड्री के अंदर मल्टीपल यूज केसेस को लिख देते हैं, और जो एक्टर्स हैं वो उसी बाउंड्री के इर्द गिर्द, जहाँ हम डिफरेंट एक्टर्स के लिए डिफरेंट यूज केसेस भी बना सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है तो हम मल्टीपल यूज केसेस बना सकते हैं, जिसमें हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सब सिस्टम है, एक सिस्टम है क्लब की मेंबरशिप का, एक क्लब की आप मेंबरशिप ले रहे हो, उसका सिस्टम है, उस सिस्टम में हमने सब सिस्टम बनाए हुए हैं। ये एक सब सिस्टम है, ये प्रमोशन का एक सब सिस्टम है, एंड मेंबरशिप का एक सब सिस्टम है। यहाँ पे सब सिस्टम में आपके यूज केसेस डिफरेंट बने हुए हैं। जो क्लब एक एक्टर है, क्लब मेंबर जो है वो क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है? सबमिट रेगुलर ऑर्डर कर सकता है, सबमिट प्रमोशन ऑर्डर कर सकता है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो क्या रिक्वेस्ट सेल्स रिपोर्ट्स। ये जो क्लब मेंबर्स ने आपकी डिफरेंट ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और जो जो इनकी सेल्स हुई है क्लब की, वो उस पर रिपोर्ट ले सकता है। मींस आप रिपोर्ट लेगा तो उसे पता चल जाएगा कौन से ज्यादा लोग अवेल कर रहे हैं, कौन सी लाइक गेम्स के लिए या जिम के लिए कौन कौन से लोग ज्यादा अवेल कर रहे हैं फंक्शनलिटीज को। उसकी बेस पे वो क्रिएट्स प्रमोशंस बनाता है, जैसे आपके पैकेजेस वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। क्रिएट जैसे अगर कोई ये 2 गेम्स में एनरोल है तो उसको ये थर्ड गेम फ्री दी जाएगी, या इतने आवर्स का जिम उसे फ्री दिया जाएगा। तो ये इस टाइप की प्रमोशंस लॉन्च कर सकते हैं उस बेस पे, इस डाटा पे। क्रिएट न्यू मंथली प्रमोशन रिक्वेस्ट प्रमोशन रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे वो ये मेंबरशिप है, पोटेंशियल मेंबर सबमिट न्यू सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मेंबर है वो रिन्यूअल करवा सकते हैं सब्सक्रिप्शन का, या न्यू ऑफर गेट कर सकते हैं। मेंबर सर्विसेज डिपार्टमेंट का रिपोर्ट दे सकते हैं। फास्ट मेंबर जो है वो रिन्यूअल करवा सकता है। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? क्रिएट न्यू सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम, नया प्रोग्राम क्रिएट कर सकता है। अच्छा, ये एक कंप्लीट सिस्टम का यूज केस डायग्राम है, जिसमें डिफरेंट सब सिस्टम है और सब सिस्टम के नेक्स्ट वो बने हुए हैं। सब सिस्टम में आपके डिफरेंट यूज केसेस है। अब हम एक्टिविटी जब यूज केस डायग्राम फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। एक्टिविटी डायग्राम क्यों बनाई जाती है? वो इन यूज केसेस को एनालाइज करने के लिए इन यूज केसेस को एक्सप्लेन कर रही होती है एक्टिविटी डायग्राम, और डिफरेंट फ्लो दिखा रही होती है। अब यहाँ पे अगर हम किसी एक यूज केस को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने सबमिट प्रमोशन ऑर्डर लिया,
क्लब मेंबर जो है वो प्रमोशन ऑर्डर सबमिट करवा सकता है। हमें सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए यूज केस डिस्क्रिप्शन की जरूरत है, इसलिए हमने यूज केस डिस्क्रिप्शन वाले टॉपिक को रिकॉल कर रहे हैं अभी के लिए। तो ये यूज केस डायग्राम थी। आप सबमिट प्रमोशन ऑर्डर जो है, यहाँ से अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, एक एग्जांपल, यूज केस का नेम क्या था, यहाँ पे ये यूज केस क्या है, सबमिट प्रमोशन ऑर्डर, इसका नेम हो गया। एक्टर कौन था, यहाँ पे इसका एक ही एक्टर था जो कि क्लब मेंबर था। डिस्क्रिप्शन, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपने लिखी, डिस्क्राइब द प्रोसेस व्हेन ए क्लब मेंबर सबमिट्स ए क्लब प्रमोशन ऑर्डर टू ईदर इंडिकेट द प्रोडक्ट्स दे आर इंसर्टेड इन ऑर्डरिंग और डिक्लाइनिंग। एक उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर दिया उस यूज केस को। नॉर्मल कोर्स, यहाँ पे अल्टरनेटिव एक्शंस नहीं लिखे हुए, नॉर्मल फ्लो जो है वो कैसे होना है। This use case is initiated when the club member submits the promotion order to proceed. क्लब मेंबर जो है वो प्रमोशन ऑर्डर सबमिट करता है। द क्लब मेंबर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज एड्रेस इज वैलिडिटी अगेंस्ट व्हाट इज करंटली रिकॉर्डेड इन द मेंबर सर्विसेज। उसकी पर्सनल क्लब मेंबर जो है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे वैलिडेशन की जाती है। जब वो ऑर्डर करता है तो उसके बाद वैलिडेशन परफॉर्म होती है। द प्रमोशन ऑर्डर इज वेरीफाइड टू सी इफ द प्रोडक्ट इज बीइंग ऑर्डर। यहाँ से हो सकता है उसकी पहले वेरिफिकेशन की जाए कि वो उसका मेंबर है या नहीं। उसके बाद आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन चेक की जाती है। द क्लब मेंबर्स क्रेडिट स्टेटस चेक विद द अकाउंट स्टेटमेंट कि उसका पहले कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है जो उसने पहले से पे करना है, उसने पे नहीं अभी किया हुआ। फॉर ईच प्रोडक्ट बीइंग ऑर्डर वैलिडेट द प्रोडक्ट नंबर वैलिडेट किया जाता है। क्या वो वाली जैसे आप कोई सब्सक्राइब करना चाहते हो कोई सर्विस हो, वो सर्विस अभी क्लब प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा, वो वैलिडेट किया जाता है कि वो प्रोडक्ट ऑफर हो रही है। फॉर ईच प्रोडक्ट बीइंग ऑर्डर चेक द अवेलेबिलिटी इन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में उसकी अवेलेबिलिटी चेक की जाती है। रिकॉर्ड द ऑर्डर इंफॉर्मेशन व्हिच इंक्लूड्स द क्वांटिटी बीइंग ऑर्डर एंड गिव ईच ऑर्डर प्रोडक्ट स्टेटस ऑफ ओपन। क्रिएट ए पिकिंग टिकट फॉर द प्रमोशन ऑर्डर। अच्छा, उसके लिए जो उसने ऑफर ले लिया उसके लिए उसके टिकट क्रिएट कर दिया जाता है और ओपन कर दिया जाता है। रूट द पिकिंग टिकट वेयर हाउस को रूट कर दिया जाता है। अच्छा, ये एक यहाँ पे इस सब सिस्टम का एक यूज केस हमने उठाया और इस यूज केस जो था इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब फ्लो ऑफ यहाँ से ये सारी इस यूज केस की डिस्क्रिप्शन है। हमने इसको जब सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनानी है तो कैसे बनाते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक्टर्स हमने यूज केस डायग्राम को रिकॉल इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ से एक्टर्स लेंगे, ऑब्जेक्ट्स लेंगे और ऑपरेशंस लेंगे सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए। अब एक्टर्स आइडेंटिफाई नाउन्स, ऑब्जेक्ट्स कैसे पता, एक्टर्स तो हमें यूज केस डायग्राम से सिंपल मिल जाएंगे। अब ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, हम नाउन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमने क्लास डायग्राम में बात की थी कि ग्रामेटिकल पार्सिंग करके उसकी जो यूज केस की डिस्क्रिप्शन होती है उसकी ग्रामेटिकल पार्सिंग की जाती है, वहां से नाउन निकाल लेते हैं। और नाउन्स जो होते हैं वो सब नाउन जो होते हैं वो पोटेंशियल क्लासेस होती हैं, वो क्लासेस नहीं होती लेकिन वो पोटेंशियल क्लासेस होती हैं। देन उन नाउन को एक सर्टन क्राइटेरिया से गुजारा जाता है, जो कि हमने 6 क्राइटेरिया डिफाइन किए हुए थे। हम उस क्राइटेरिया से गुजारते हैं, अगर वो उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो वो नाउन जो होते हैं वो क्लासेस बन जाते हैं, और जो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। अब वो जो क्लासेस नहीं बनते वो उन क्लासेस के एट्रीब्यूट बन जाते हैं। कुछ तो क्लासेस बन गए नाउन जो क्राइटेरिया को मीट कर लिया, जिन्होंने मीट नहीं किया वो उन रिलेटेड क्लासेस के नाउन एट्रीब्यूट बन जाते हैं। देन हम ग्रामेटिकल पार्सिंग अगेन करते हैं जिनमें हम वर्ब आइडेंटिफाई करते हैं। वो वर्ब जो होते हैं वो ऑपरेशंस को शो करते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब इंटरेक्शन कैसे होगी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, उसको शो कर रहे होते हैं ऑपरेशन जो परफॉर्म होंगे। जैसे ये एग्जांपल है, ये जब यूज केस हम डायग्राम वाला लेक्चर देख रहे थे उसमें भी हमने यही एग्जांपल देखी थी। एग्जांपल है द सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन
प्रेस मान की बुक से ली गई है। सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन enables the homeowner to configure the security system when it is installed, monitor all sensors connected to the security system and interact with the homeowner through the internet, PC or a control panel। अब हम इसमें से नाउन्स आइडेंटिफाई करेंगे। नाउन्स कौन कौन से हो सकते हैं? सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन, सेफ होम सिक्योरिटी होमओनर, सिक्योरिटी सिस्टम, सेंसर्स, इंटरनेट, पीसी, कंट्रोल पैनल। तो इसमें जितने भी आपने हाईलाइटेड होंगे वो आपके नाउन्स होंगे। अब ये नाउन्स जो है वो क्लासेस बन भी सकते हैं। ये सब नाउन्स पोटेंशियल क्लासेस है। अब ये पोटेंशियल क्लासेस जो होते हैं इनको सर्टेन क्राइटेरिया से गुजारा जाता है, देन जब वो मीट कर जाते हैं तो वो क्लासेस बन जाते हैं। देन नाउन्स आइडेंटिफाई करने के बाद ये क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स बन गए। आइडेंटिफाई ऑपरेशंस, अब हमने उसी की ग्रामेटिकल पार्ट्स करनी है। इसमें से हमने निकाल लेना है वर्ब्स कौन से हैं। वो वर्ब्स जो होंगे वो ऑपरेशंस होंगे। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन टेक्स्ट जो जितना भी है, एनेबल्स एक वर्ब है। अब ये वर्ब ऑपरेशन बनेगा। कॉन्फ़िगर एक ऑपरेशन है। यहाँ पे देखें सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन एनेबल्स, जो सेफ होम सिक्योरिटी की क्लास बनेगी, ये क्लास जो होती है इसका ये ऑपरेशन बन जाएगा। ये क्लास ये परफॉर्म कर सकते हैं। होम ओनर टू कॉन्फ़िगर, जो होम ओनर क्लास बनेगी वो कॉन्फ़िगर कर सकता होगा, वो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इस तरह जितने भी वर्ब्स होंगे वो वर्ब रिलेटिव क्लासेस में जिनसे वो लिंक्ड होंगे उनके ऑपरेशन बन जाएंगे। फर्स्ट लुक एट सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम क्या करती हैं? इलस्ट्रेट हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। सीक्वेंस डायग्राम ने क्या दिखाना होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट क्लासेस के इंस्टेंस क्रिएट होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो स्टेट सीक्वेंस डायग्राम दिखाती है। एम्फेसाइज टाइम ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये सीक्वेंस डायग्राम से हमें टाइम ऑर्डरिंग हमें पता चलता है कि अब क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। वो तो हमें एक्टिविटी डायग्राम से भी पता चल रहा है, लेकिन एक्टिविटी डायग्राम में हमें टाइम सीक्वेंस नहीं पता चल रही कि कौन सा एक्शन जो है वो पहले परफॉर्म हो रहा है, कौन सा एक्शन बाद में परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेट सीक्वेंस डायग्राम होती है, जैसे इसके नाम सीक्वेंस डायग्राम है, तो ये सीक्वेंस पे हमें बताती है कि कौन सी टाइमिंग में कौन से वो परफॉर्म हो रहे हैं एक्शन। कैन मॉडल सीक्वेंस कैन मॉडल सिंपल सीक्वेंशियल फ्लो, ब्रांचिंग, आइटरेशन, रिकर्जन, कंकरेंसी। वो सीक्वेंशियल फ्लो को भी कर सकते हैं, शो कर सकती है, ब्रांचिंग को भी शो करते हैं, आइटरेशन को भी शो करते हैं। इसके लिए हम डायग्राम एक सिंपल सी डायग्राम देखते हैं सीक्वेंस डायग्राम की। इसमें सबसे पहले अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सारे कहाँ से आए हैं। अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कि सबसे ऊपर हम जो एक्स एक्सिस होते हैं उसके उस पे ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं और वाई एक्सिस पे हमारा टाइम होता है। टाइम के साथ इवेंट्स दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस मींस इन सारे कॉलम्स में जो है वो हम हमारे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट क्लासेस के इंस्टेंस होते हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी मेंबर है ये क्लास होगी, ये बुक एक क्लास है और कॉपी एक क्लास है। अब इनके इंस्टेंस क्रिएट होते हैं। जैसे मेंबर इस क्लास का ये एक नाउन होगा जिसने जो 6 क्राइटेरिया था उसको पास कर दिया और उस क्राइटेरिया को पास करने के बाद ये एक क्लास बन गया। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है मेंबर। ये बुक एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और ये कॉपी एक क्लास है। तो यहाँ पे हम सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख देते हैं जो हमारी क्लासेस होती हैं। यहाँ आप क्लासेस के सिंपल क्लासेस के नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स के नाम नहीं लिखे हुए तो सिंपल क्लासेस के नाम लिख देते हैं। कॉलन लगाया जाता है और उस केस में कॉलन लगा के क्लास का नाम लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट्स का नाम नहीं भी लिखे। उसके बाद ये नीचे डॉटेड लाइंस लगी हुई हैं। ये क्या चीज शो करती है? सबसे पहले आपने ये बना दिया, उसके बाद डॉटेड लाइंस शो कर रही होती हैं कि लाइफ लाइन को, ये ऑब्जेक्ट्स इस की ये लाइफ लाइन है, ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है उसके बाद ये क्या चीज है? एक रेक्टेंगल्स हैं, ये शो कर रही हैं एक्टिवेशन पीरियड को। यहाँ से ये स्टार्ट होती है, इस ऑब्जेक्ट की एक्टिवेशन स्टार्ट होती है और यहाँ तक ये एंड होती है। बारो बुक, एक कोई एक्टर आएगा
किसी भी सीक्वेंस डायग्राम में क्या होता है, होता क्या है कि एक्टर्स जनरेटेड एनी इवेंट, कोई भी एक्टर्स कोई इवेंट जनरेट करते हैं टू हैंडल दैट इवेंट, जो भी इवेंट जनरेट हुआ है उसको हैंडल करने के लिए सीक्वेंस डायग्राम क्या करेगी, आपको बताती है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो ऑब्जेक्ट्स किन दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और किस सीक्वेंस पे इंटरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कोई एक्टर आएगा, वो इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करके कोई इवेंट जनरेट होगा और इस इवेंट के जनरेट होने पे कोई कुछ ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और किस सीक्वेंस पे इंटरेक्ट करेंगे, ये सीक्वेंस डायग्राम शो कर रही होती है। यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे आपके ऑब्जेक्ट्स है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे ऑब्जेक्ट्स है और वाई एक्सिस पे टाइम को शो किया जा रहा है, टाइम के साथ इवेंट्स शो किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने बात की, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये लाइफ लाइन को शो कर रही होती हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं रेक्टेंगल ये एक्टिवेशन को शो कर रहे होते हैं, जब ये एक्टिव होता है हो रहा होता है, और ये ऑब्जेक्ट्स हैं और इसके अलावा ये एरोस पे मैसेजेस पास हो रहे होते हैं। और कंडीशन, अच्छा यहाँ पे जैसे कोई भी एक्टर है, कोई लाइब्रेरी का यूजर है, जैसे लाइब्रेरी का यूजर है, उसने आके 12 बुक की रिक्वेस्ट दी है। अब ये रिक्वेस्ट आगे जाएगी, चेक होगा क्या वो लाइब्रेरी का मींस मेंबर है या नहीं है, क्या पता वो बंदा लाइब्रेरी का मेंबर है, अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आप बुक बारो नहीं कर सकते। ये इसी जगह से, अब जब ये एरो सेल्फ उसी में आ रहा हो तो इसका मतलब है ये इसी सिस्टम पे, अगर ये चेकिंग जो है वैलिडेशन जो है कहीं और से होनी होती कि वो मेंबर है या नहीं, तो ये उस क्लास की तरफ जाता। अगर वो उसी पे आ रहा है इसका मतलब है चेकिंग इसी में से हो रही है। मे बारो, क्या वो ये बारो कर सकता है या नहीं कर सकता, ओके अब उसकी चेकिंग हो गई, कर सकता है तो देन अब यहाँ पे कंडीशन लिख रही है बारो मेंबर, अगर ओके है कर सकता है तो देन वो बारो में कर लेगा। बारो करने के लिए वो बुक की क्लास के पास, बुक ऑब्जेक्ट के पास जाता है और उस बुक को सेट कर दिया जाता है, सेट टेकन उस मेंबर के अगेंस्ट कि इस मेंबर ने ये बुक ले ली है, और देन उस बुक की कॉपी ले ली जाती है। ये उस टर्म पे। अब यहाँ पे ये एक्टिवेशन बॉक्स जो होता है वो शो करता है वो ऑब्जेक्ट जितनी देर एक्टिव रहा है, या सबसे बड़ी एक्टिवेशन जो ब्लॉक है वो लाइब्रेरी मेंबर का है। जो मेंबर है वो उसने ऑर्डर प्लेस किया बुक को बारो करने का, उसने रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये बुक बारो करनी है। अब ये मीनवाइल जितनी सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है तब तक ये वाला ब्लॉक एक्टिव रहेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है, और उसके दरमियान वो सबसे पहले उसकी चेक होता है कि वो वैलिड मेंबर है या नहीं, या उसकी लिमिट जो है वो फुल तो नहीं है जितनी वो बुक ले सकता है। फॉर एग्जांपल 6 बुक ले सकता है, 6 बुक उसने परचेज 12 कर तो नहीं ली हुई। अब वो चेक किया जाता है, अगर उसकी कैपेसिटी है तो देन उसको ओके करके बुक को भेज दिया जाता है। देन बुक जो है वो उसके अगेंस्ट सेट करके दे देते हैं। जी कोई क्वेश्चन है? मैम ये सारा क्लियर है। मैम ये सारा क्लियर है, ये आपने जो डायग्राम बताई है। अब ये बताइएगा, हमें ये पता चल रहा है जो रेक्टेंगल है हमें उसकी सारी बता रहा है कि कब कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, ये पहले एक्टिव हुआ है। लेकिन ये हम इसको किस तरह बताएंगे वाई एक्सिस पे कि ये काम इतना टाइम कंज्यूम कर रहा है, लाइक मेंबर हम मेंबर लाइब्रेरी मेंबर है कि नहीं है, ये प्रोसेस होते हुए कितना टाइम कितना लगा, टाइम कि नहीं बुक हम शो कर, टाइम किस सेंस में बात हो रही है अभी, आप टाइम क्या, किस सेंस में मैं हो रही है? बताती हूँ। टाइम किस सेंस में हमारी अभी बात हो रही है, हम जस्ट हमारी सीक्वेंस डायग्राम टाइमिंग इन सीक्वेंस की सेंस में बता रही होती है, कौन सा पहले परफॉर्म हो रहा है कौन सा बाद में परफॉर्म हो लाइक रहा है। पहला यहाँ पे काम पहले सबसे कौन सा पहले काम हो रहा है, सबसे दूसरा पहले कौन सा काम जी हो रहा है, इस यहाँ सेंस पे में हो क्या रहा है, जी मे बारो ये वाला जो टास्क है ये सबसे पहले परफॉर्म हो रहा है कि वैलिडेशन चेक किया जा रहा है है। क्या वो बंदा बारो कर भी सकता है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप ये हो रहा है, टाइमिंग इन दी सेंस सीक्वेंस की सेंस में बताया जा रहा है किस सीक्वेंस में एक्टिविटीज हम्म। परफॉर्म होनी है। देन सेकंड में ये परफॉर्म हो रहा है, थर्ड में ये चेक हो रहा है कि बुक को उसके अगेंस्ट टेकन कर दिया जाता है उस मेंबर के अगेंस्ट, और देन फोर्थ में ये एक्टिविटीज वन में 12, 2, 3 और फोर्थ में ये चीज परफॉर्म हो रही है। ये सीक्वेंस इसमें दिखाया टोटली जाता है। टाइम तो टाइम ये नहीं है टाइम कि तो कितने रेफर कर रहे हैं कि 5 वो मिनट लग रहे हैं, सीक्वेंस कर रहा है, सीक्वेंस दिखा रहा है वो कि सीक्वेंस कर रहा है कि जी किस तरह काम, कौन सा काम पहले हो रहा है फिर कौन सा हो रहा है। जी तो सीक्वेंस मैम डायग्राम का हमने तो मतलब ही आप ये है। प्रोजेक्ट आपको सबमिट किया था, वो देख लीजिएगा, क्या इस तरह ही करना था? मैंने बस कर दिया है।
मेरे तकरीबन 8-9 ठीक है। पेजेस बने थे। अभी आपने इंसेप्शन और एलिसिटेशन की फेज का करना था, और कर दिया है। उस ठीक है, उसको मैं चेक कर लूंगी। वो देख लीजिएगा, अगर उसमें कोई, अगर वो उस तरह ही करना था, अगर या तो वो गलत है तो मुझे बता दें, दोबारा किसी और उसको तरीके से चेक कर कर लेंगे। लूंगी मैं, और उस पे मैं मार्किंग व्यूज भी दे दूंगी अपने, और उसको चेक करके आपको बता दूंगी क्या मसले हैं या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं। और उसके अलावा ये है कि जब आप हाँ जी, नेक्स्ट, जो आप मिस्टेक्स हैं वो उसी प्रोजेक्ट किस तरह जो करने थे। आपने रिक्वायरमेंट्स अभी आइडेंटिफाई कर ली होंगी, हम उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के नेक्स्ट यूज केस डायग्राम उनकी बेस पे बनाएंगे। नहीं, जब आप हमने हमने क्या करा था, हमने तो उनकी प्रॉब्लम्स को तो हमने निकाल लिया है कि उनकी प्रॉब्लम्स ये हैं। अब हमने उसके आगे ये भी लिखना था कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या, हम उनका आपने सोल्यूशन किस तरह एलिसिटेशन, करेंगे। नहीं, आपने सॉल्व की तरफ नहीं जाना। जब भी मैंने आपसे बात की है एलिसिटेशन की स्टेज हमने पे, उनकी हम रिक्वायरमेंट्स निकलवानी थी ना, कि उनकी जी जी मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने उनसे एलेबोरेट भी करना है, हमने निगोशिएट भी करना है, जी हमने आपने उससे उनसे सारी प्रॉब्लम बात डोमेन करनी की है तरफ हमने। रहना है, आपने सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना। अभी हम सिर्फ यही हम प्रॉब्लम फाइंड प्रॉब्लम आउट की कर। तरफ जा रहे हैं हमने अब ये तो नहीं था करना कि हमने उनकी रिक्वायरमेंट को आगे डिफाइन भी करना था। अगर उनकी प्रॉब्लम लाइक ये है, यूनिवर्सिटी है, अगर उनको टाइम कंजप्शन ईआरपी उन्होंने इंस्टॉल कर अच्छा, ये उन्हें आपकी मेल चाहिए। थी यूनिवर्सिटी सिस्टम वाली। इतना हाँ जी, वो ब्रॉड मेरी थी स्कोप, ईआर। इतना ब्रॉड स्कोप हम नहीं रख सकते। देखें, अगर आप मैंने तो ये उसका टोटल, उसको ईआरपी को मैंने टोटल डिफाइन किया था, उसके साथ मैंने उनकी ठीक है, प्रॉब्लम्स को भी वो आगे डिफाइन वो किया था, सारी चीजें टाइम ठीक है। कंजम्पशन के साथ। क्योंकि इतने लिमिटेड टाइम में हम कंप्लीट यूनिवर्सिटी के सिस्टम को, एक बात मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि आप कभी भी वो मॉडल नहीं कर सकते। लाइक ये देखें, आगे जाके ये और कम्प्लेक्स होता जाएगा। जब अगर पूरा यूनिवर्सिटी का सिस्टम एक लेके चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर एचआर भी हम्म आएगी, यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम आएगा, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का हम्म सिस्टम आएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट का सिस्टम आएगा, स्पोर्ट्स का सिस्टम आएगा। तो ये सारे सिस्टम को आप एट ए टाइम कैसे मॉडल कर पाओगे? एट ए टाइम ये सारी चीजें करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। मुझे, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कोप हमेशा डिफाइन किया जाता है हम्म सबसे पहले कि मैं इस सारे टाइम ड्यूरेशन में कितना, किस हद तक कर सकता हूँ। अगर आप ये कंप्लीट कर सकते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर एसआरएस कंप्लीट कर दिया, अब इसमें हो सकता है कि आपकी 1000+ रिक्वायरमेंट्स हो। क्या आप 1000+ रिक्वायरमेंट्स के हम्म देन यूज केसेस, देन एक्टिविटीज डायग्राम, देन सीक्वेंस डायग्राम, ये सारी चीजें कर लेंगे? वो तो हम सबसे पहले स्कोप चीज को इस तरह करते हैं। आपने फाइंड आउट करना है, आप उसमें से कोई छोटा ब्लॉक उठा लेते हो। जैसे एक इस यूनिवर्सिटी के सिस्टम में तो मैं एम्प्लॉयज का सारा, लाइब्रेरी का उठा लेता हूँ, मैं वो लाइब्रेरी का उठा लेता हूँ, वहाँ वो पे तो लाइब्रेरी सिस्टम का उसका पहले टोटली। किसी ने उठा लिया हुआ है, वो तो उन्होंने मुझे किसी ने सेंड किया हुआ है। तो आपका ये था कि आप इसी को नैरो डाउन करके, जो मैंने मैसेज आपका देखा था, आपने इसको नैरो डाउन हम्म करना है, और नैरो डाउन करके आप छोटा, थोड़ा छोटा सिस्टम लेते हो ताकि आपको चीजों को अंडरस्टैंड हो सके। इस तरह तो आपकी बहुत ज्यादा वास्ट चीज हो जाती है, और उस सारी चीज को तो हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते एट ए टाइम। लाइक मैंने ईआरपी किया है, मैं अब ईआरपी का टोटल सारा उसकी मैं ईयर एलिस्टेशन और वो सारा कुछ चेंज। ईआरपी का मतलब होता है ईआरपी कि का आपने पूरे सिस्टम को लेना इंटरप्राइज है। रिसोर्स जी सिस्टम। जी, हाँ जी। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं ना, आपने ये, इसका यस यस। ईआरपी का मतलब ये है कि आपने सारे डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके आप एक कॉमन सिस्टम बना रहे हो। हम्म तो पूरी यूनिवर्सिटी को तो अब मैं क्या आगे आप इसको इतने, क्या करूं, अब मैं आगे क्या चेंज करूं, मैंने तो सबमिट कर दिया है, असाइनमेंट भी टोटल करके सबमिट कर दी थी मैंने। चलें ठीक है, फिर लेके चलते जाएं। अगर आपके, मैं नेक्स्ट चेक करूंगी, अगर आपके असाइनमेंट में वो कंप्लीट, तो आप यूनिवर्सिटी की आपने कोई कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स तो दी नहीं होंगी, बहुत सी चीजें मिस की होंगी आपने डेफिनेटली। तो जी जी। आप ये कर सकते हैं कि मैंने आप बेसिक प्रॉब्लम उनकी वो नहीं थी ना रखी, मैंने उनकी बेसिक प्रॉब्लम ये रखी थी उनको, एक तो टाइम कंजम्पशन था उनका, जिसका उन्होंने डिसेंट्रलाइज सिस्टम रखे हुए थे, और मैंने उसके अंदर उनको डिफाइन किया था कि उसके बाद उनको डाटा, एक तो डाटा लॉस होने का बहुत इशू था। अंदर मैं प्रॉब्लम्स इस तरह की मेंशन की थी, स्पेसिफिक की थी प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स उन्हें आ आपने रही हैं। मेंशन करनी थी, और उसके बाद क्या आपने उन प्रॉब्लम्स को, आपने R1 R2 R3 की फॉर्म में लिखना है कि जब आप रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, तो आपने रिक्वायरमेंट कैसे, आपने एसआरएस का टेम्पलेट हम्म आपको मैंने दिखाया था, एसआरएस के टेम्पलेट में रिक्वायरमेंट कैसी लिखी होती हैं? सिस्टम शुड परफॉर्म दिस एंड दिस, ये चीजें होनी चाहिए। जब आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये चीजें होनी चाहिए सिस्टम में। कुछ जैसे आपसे बात हुई थी नहीं कि नहीं, कुछ हमारी, ये तो नहीं हुआ मेरे में। अभी मैंने जब टोटली हमारे, थॉरोली उसको जब एक्सप्लेन किया हमारा था। होता है, जब हम किसी जाते हैं, जैसे आपने वो सिस्टम के पास हमारी जो हम QFT बना रहे थे, हाँ जी, उसमें आपने कौन सा, क्यूएफडी टोटली डिफाइन किया था मैंने उसे।
अगर क्यूएफडी डिफाइन, मैंने प्रोसेस पे किया आपसे था मैंने एक तो उसमें। बात ये की है, अगर आपने प्रोसेस उसमें उस यूनिवर्सिटी सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करके किया हुआ है तो वो ठीक है। अगर आपने उस क्यूएफटी को जस्ट डिफाइन किया हुआ है, उसमें ये होता है वो होता है, तो उस सारी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो चीज हमने पढ़ ली। अब हमने देखना है कि किसी स्पेसिफिक सिस्टम पे जब हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं, देन जैसे वो मैंने आपको एक हम्म। एग्जांपल करवाई थी कैन ओपनर की। अब कैन ओपनर एक छोटी सी चीज थी, उसके तरीके लिए तो हमारे बहुत हैं उसको एलैबोरेट करने के लिए। दस यस मैम। दस मैं रिक्वायरमेंट, तो आप पूरे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट लेने लगोगे तो वो तो लाखों की फॉर्म में रिक्वायरमेंट बन जाएंगी। एक बात ये है, मतलब आप उसको ठीक छोटा है। कर सकते हो। छोटा कैसे करोगे? यूनिवर्सिटी में से ही एक छोटा सा सिस्टम उठा लो, जैसे एचआर का आप उठा लेते हो, यहाँ आप कोई ऐसा सिस्टम एग्जाम के सिस्टम को करना है, या कोई एक ऐसा सिस्टम डिफाइन लो जो जब आपका स्कोप एग्जामिनेशन थोड़ा छोटा हो जाए। एडमिशन सिस्टम, स्टूडेंट के एडमिशन का यानी कि सिस्टम, मैं इस आप तरह कर सकता हूँ, इस इस तरह तरह से कर कर सकता हूँ सकते हो। मैं आप ईआरपी के ही आगे, आगे मैं आगे डिफाइन कर दूं एचआर सिस्टम, आप उसके आगे मैं इस तरह उसको का फिर। आप डिफाइन, ठीक है, आप उसके आगे डिफाइन कर दो कि जैसे स्टूडेंट की एनरोलमेंट होती है, जो आप कोर्स ले सकते हो और कोर्स एक्सेप्ट करते हो, और कुछ 2 वीक्स के बाद आप कोर्स, आप ये वाला जो सारा प्रोसेस होता है एनरोलमेंट वाला, वो प्रोसेस ऑनलाइन आपने करना है। आप कह देते हो कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये ऑनलाइन नहीं हो रहा, हम ये ऑनलाइन करना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट खुद से एनरोल कर सके। हमें बहुत टफ प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि जब स्टूडेंट इंटरेक्ट करता है, स्टूडेंट टीचर के पास जाता है, मैनुअली फॉर्म लेके जाते हैं, और फिर वो चेक होती है, तो ये ऑटोमेटिक तरीके से हो जाए, स्टूडेंट अपनी जीपीए की बेस पे या अपने सेमेस्टर की वो बेस पे तो उसके अगेंस्ट जितने कोर्सेज होंगे वो उसे अलॉट हो जाए, सामने डिस्प्ले यस हो जाए यस, वो वो तो मैं आगे डिफाइन कर सकता हूँ, वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, मुझे उसका इशू नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसका टॉपिक जो मेरा था उसका मैंने रखा था यूनिवर्सिटी के लिए। हम्म यूनिवर्सिटी के बाद मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रखी थी ईआरपी। अब मैं उसके ऊपर टोटल वर्क किया मैंने, जितना मैंने हम्म लिखा है उसको, मेरे में भी अंदर थोड़े से स्टेप्स होंगे एसआरएस और उसके जिसका मैंने उसके लिए आ रहे थे आई स्टेप्स आ रहे थे, फ्लो के साथ नहीं थे आ रहे, मैंने वो नीचे डायग्राम्स वगैरह कुछ नहीं था बनाया। मैं डायग्राम डायरेक्ट सभी उसको बनानी नहीं थी। थॉरली, उसके बाद मैंने उसके अंदर ये किया था कि मुझे ये चीज चाहिए थी कि आपने जो कह रही हैं इनरोलमेंट के लिए, इनरोलमेंट में अगर वेबसाइट के लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए उनको कह रहा हूँ, या एचआर ऑफिस के अंदर से एचआर सिस्टम में उससे कह रहा हूँ कि अगर मैं प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं हम्म ईआरपी को रेफर कर सकता हूँ कि अगर उनकी प्रॉब्लम आ रही है एचआर सिस्टम में, तो मुझे एज जिसे कहते हैं रिपेयर करने के लिए या उसकी मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा अपडेट करने के लिए, ये उसको मैं इस तरह रेफर कर सकता हूँ, उसको मैं लिंक दे दूं कि मैं ये टोटल वर्क मेरा ये है प्रोजेक्ट में। आप ये कह सकते हैं कि ये एक ब्रॉड सिस्टम है, ईआरपी और ये इंस्टॉल्ड है, इसके आगे ऑलरेडी, जी जी, वो मेंटेनेंस में आता है ईआरपी ईआरपी, अगर, इंस्टॉल्ड है, जी जी, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आ जाए। मेंटेनेंस में आ सकता है कि हम ये चीजें ऑलरेडी हैं और इसमें ये मसला इशू आ रहा है और हम इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हम्म। हैं। जैसे ईआरपी सिस्टम ठीक है। ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो वैसे बेसिकली ईआरपी का मतलब क्या होता है कि हमने पूरा सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया है, हमारे सारे डिपार्टमेंट इंटरफेस आपस में, टोटल आ जाता है ना हमारा पूरा सिस्टम, हाँ जी। कॉमन है, तो वो ऑलरेडी सारा सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन इन केस आप ये कर दें कि ईआरपी हम्म। सिस्टम हमारा नॉन लिनियरली, लेकिन हमारा एनरोलमेंट का जो सिस्टम है वो मैनुअली हो रहा है, एनरोलमेंट जो है वो ईआरपी सिस्टम पे नहीं हो रही, वो फॉर्म के थ्रू होती है, हाँ फॉर्म जी, हाँ टीचर को जी। दिया जाता है और टीचर उस फॉर्म को दोबारा से हम्म। फिल देखते हैं, क्राइटेरिया देखा जाता है, फिल किया जाता है, एक लॉन्ग हेडेक वाला प्रोसेस है जिसमें वन बाय वन हर स्टूडेंट से देखा जाता है डाटा। तो हम उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, उसको एनरोलमेंट जो है वो भी ईआरपी सिस्टम में थ्रू कंप्यूटराइज्ड वे में करना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हमने क्या क्या, आपने क्या करना होगा, आपकी अब पार्ट क्या सिर्फ एनरोलमेंट सिस्टम तक वो मैंने हो उसमें जाएगा। क्या इटरेशंस करनी होंगी, क्या क्या वर्क करना होगा, मुझे वो तो समझ आ गई तो है। यहाँ की अब मैं स्टेज ये तक चाह रहा आपने हूँ कि R1, आपने मुझे जो कहा है, आपने आपने मुझे जो कहा है कि मैं एक तो आरपी नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत वाइड हो जाएगा, उसका स्कोप बहुत ज्यादा है, उसके अंदर हर एक सिस्टम इन्वॉल्व आता है, हम्म, एचआर सिस्टम, क्या वहाँ पे 2 से, एग्जामिनेशन जैसे सिस्टम, ये वो। अभी आपके पास 2 से 3 मंथ्स का टाइम है मैक्सिमम, 2 मंथ्स का अगर टाइम है तो 2 मंथ्स के अंदर आप हम्म। कंप्लीट कर सकते हो पूरे ईआरपी सिस्टम को। यूनिवर्सिटी के कंप्लीट सिस्टम को नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट की तो बात ही नहीं हो नहीं रही, नहीं कर हम सकते। एसआरएस बनानी है, हम एसआरएस भी नहीं बना सकते, हम सिर्फ रिक्वायरमेंट की फेज भी नहीं कर सकते पूरे इस 2 मंथ्स में। अब मेन इशू जो आ रहा है, जो मैं अब अपने प्रोजेक्ट में जो मैंने अभी आपको दिया है उसमें सबमिट किया, उसमें ये चेंज कर सकता हूँ कि मैंने ईआरपी लिखा, अब मैं उसको उसको दोबारा थोड़ा सा अंदर से चेंज कर दूं, सिर्फ जी, इतना सा कि आप उसमें एक तो एग्जामिनेशन का इशू आ रहा है,
और जो मैंने अंदर एक दो प्रॉब्लम्स लिखी थी वो सिस्टम, सबकी एक सब, सिस्टम के अंदर जी जी, इशू आ रहा था। सबकी असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स होंगे, सबको मैं एक दफा रिव्यू कर लूँ, अगली डेडलाइन मैं दूंगी जिसमें आपने उनके यूज केसेस बनाने होंगे और यूज केसेस के साथ आप प्रीवियस में जो चेंजेस करनी होंगी वो अपडेट करके मुझे सबमिट करवा दें। यानी कि हमने उसके जो अपना स्कोप, प्रोजेक्ट का स्कोप रखना है उसको मैंने शॉर्ट रखना है, क्योंकि आगे शॉर्ट हमने रखना है यूज कि केसेस उन्हें भी बनाने हैं। आगे आपने इसको सारा इसी को लेके चलना है। प्रोजेक्ट ये नहीं है कि आज की असाइनमेंट पे खत्म हो गया, एंड हो गया, यहाँ तक बात। ये आगे हम्म। मूव ऑन होगा। इसमें आपने डिस्क्राइब करना है तो ऐसा सोच के चले कि आगे इस पे जिस पे हमने काम करना है, तो ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगी। ठीक है ठीक है। यानी कि आपने मुझे बता दिया ना, मुझे मेरा आपने मुझे टॉपिक तो बता दिया, खुद बता दिया एनरोलमेंट का ऑनलाइन वो मैन्युअली करनी आपकी पड़ी है, मर्जी है, ये चेंज करना ऑटोमेटिक नहीं चाहते हैं होगा। चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं आगे वो करके आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि मेरा इशू यही था, मेरा स्कोप बहुत वाइड था। मैं नेक्स्ट जब वैसे मैंने, असाइनमेंट अब की, देख लीजिएगा, जी जी, वो मैं नेक्स्ट असाइनमेंट की जब अब देख लीजिएगा मेरे को। डेडलाइन दूंगी, तो उस असाइनमेंट के साथ यस आपने यस। ये ऐड करना है, जो प्रीवियस चेंजेस करनी होंगी वो आप उसी प्रीवियस असाइनमेंट में चेंजेस करके और न्यू यूज केसेस ऐड करके कर दें। ठीक है। और मैम आपको क्विज भी हमने सबमिट किया था, तो उसका भी रिजल्ट नहीं आया ना, किसी मिल असाइनमेंट जाएगा, का। असाइनमेंट आपका तो मिल वैसे आते ही आपका लास्ट मिल पे, जाएगा, लेकिन क्विज का किसी का नहीं आया। मिल जाएगा, सबका लास्ट में मिल जाएगा। चलो ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। और किसी स्टूडेंट की एक्सक्यूज मी हेल्प की? मैम। जी जी, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी जी, बोले, जी बोले। मैम वो आप किसी भी मेल का रिप्लाई नहीं करती हैं। कौन सी मेल का? मैम आपको इतनी ज़्यादा मेल किया है कि हमें असाइनमेंट की समझ नहीं थी आ रही है। जो जो मेल रिप्लाई करने के काबिल होती तो है आप उसका ना अपना रिप्लाई कोई करती हूँ मैं। कांटेक्ट नंबर दे दें। जो मेल रिप्लाई करने, मैं हर टाइम पे अवेलेबल होती हूँ ऑनलाइन, और जो मेल मुझे लगता है कि इस काबिल है कि उसका आंसर करना चाहिए तो वो मैं आंसर जरूर कर देती हूँ। जिसमें अगर ऐसे ही बेतुकी बातें की जाएं तो उसको मैं आंसर नहीं करूंगी। आपने कौन सा पूछना था? कौन सी मैम असाइनमेंट में क्या ये मसला था? असाइनमेंट का पूछना कौन सी कोई। असाइनमेंट पूछी थी आपने? मैम मैम यही वाली जो अभी, ये जो सलमान जिसकी बात कर रहा है। तो इससे पहले हमारी क्लास हुई है, सलमान ने उस क्लास में भी पूछा था। और सलमान, जो बच्चे पूछ लेते हैं वो कैसे किस वे में पूछ लेते हैं? मैम मंडे को नहीं थी हुई क्लास। इससे पहले हमारी क्लास हुई थी जिसमें सलमान मैम से मंडे को क्लास इसने नहीं थी हुई डिस्कस किया सुबह था, 8:30 बजे। जब इसने मैसेज किया था कि मंडे की क्लास डिले हुई थी, मैम लेकिन वो गलती से ऐड हो गए थे, वो SC2 की क्लासेस पे सारे ऐड हो गए थे, फिर हमने लिंक कर दी थी। चलें ठीक है, लेकिन अगर आपने SC2 की मेहनत, वो क्लास थी मैम, और अगर, उस टाइम हमारी OR की क्लास हो रही थी, मैं कैंसिल करके नहीं था आ सकता। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ था, इससे पहले हमारी डिस्कशन इस असाइनमेंट पे एक और क्लास में भी हुई थी, और उसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे मेल्स की थी जिनका मैंने मेल का आंसर भी किया था। मुझे नहीं पता कि आपकी कौन सी मेल होगी जिसका मैं आंसर नहीं कर सकी। आप जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, आप कोई स्टूडेंट अगर मुझे असाइनमेंट, निदा ने मुझे मेल की थी, 2-3 दफा मेल की हुई है और मैंने उसका आंसर भी किया हुआ है। अब वो इवन उसने भी मुझसे कुछ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये असाइनमेंट चेक करके, अब चेक करके मैं बाद में डेफिनेटली बाद में कमेंट करूंगी कि इस असाइनमेंट में क्या ठीक है और क्या गलत है। मैं वो सब स्टूडेंट की पहले से देख के नहीं बता सकती, लेकिन आपकी असाइनमेंट में आपको मसला है तो वो हम डिस्कस क्लास में ही कर सकते हैं कि क्या मसला है, उसका आंसर मैंने कर दूंगी। अगर आपको क्या चीज नहीं समझा, आपने इंसेप्शन की फेज पढ़ी हुई थी, आपने रजिस्ट्रेशन फेज पढ़ी हुई थी, आपने इंसेप्शन और रजिस्ट्रेशन जो थी वो अपना कोई प्रोजेक्ट डिसाइड करना था और उस पर परफॉर्म करनी थी। मैम वो तो ठीक अच्छा है, अब लेकिन मैंने वो एलिस्टेशन में आ रही असाइनमेंट थी, नहीं जमा क्यूएफडी आ करवाई, रही थी। मुझे समझ नहीं तो आई। आप क्यूएफटी भी कर सकते हैं, आप कोलैबोरेटिव कर सकते हैं, आप क्यू क्यूएफडी एथनोग्राफी भी। आ रही है, उसके अंदर जो आपने इमेज दी हुई थी हमें, जहाँ पे हम उन पे निगोशिएट कर रहे थे कि ये रिक्वायरमेंट प्लस माइनस सारा कर रहे थे। है। अब हमने उस इमेज को, मैंने जो किया था मेरे पे से वो इमेज पूरी बनाई नहीं थी मैंने, वो आपकी है, मैंने पीडीएफ से मैंने वो कॉपी करके वहां पेस्ट करके उसको नीचे डिफाइन किया था कि है, मैं उससे निगोशिएट कर रहा हूँ, मैंने ये किया है। मैं है, थॉरली वो नहीं था किया कि मैंने उसको इमेज बना के फिर उसकी एक रिक्वायरमेंट्स लिखूं, फिर उसके ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं था। मैंने सिर्फ उसको तो क्यूएफडी के अंदर आपको, प्रोसेस अगर करके आप मैंने वहां पे। इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे ना, तो आपको क्यूएफटी फिर अप्लाई करने ओके। की जरूरत ही नहीं थी।
आप अगर इम्प्लीमेंट, क्योंकि QFT अप्लाई करने का फायदा तब होता है जब आप QFT को एग्जैक्टली फॉलो कर आप रहे हो। अगर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उससे कोई प्रोसेस भी है उसकी। मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप उसको एक्चुअली यूज करें, जो उसके सारे स्टेप्स हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो देन आपको, जैसे मैं आपसे कहती हूँ, एक नॉर्मल लेमैन जो है वो सॉफ्टवेयर बनाता है, और जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर एलिस्टेशन में बनाता तो निगोशिएशन आ रही थी ना, एलिस्टेशन में तो निगोशिएशन आ रही है, जो हमने उनसे जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सॉफ्टवेयर पे हम ना करें, वो जो एक्स्ट्रा है कि हम उन्हें अगर छोड़ भी दे तो उसका कोई यूज नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है या वेस्ट ऑफ रिसोर्स है, हमने उनको ये बताना है। वो निगोशिएशन तो हमने की है है। उनके साथ, नेगोशिएशन तो जो हमने वो रिक्वायरमेंट की लेवल पे होगी ना, वो क्यूएफडी में वो तो आ तो रहा ना, देखिए नेगोशिएशन जो क्यूएफडी में तो रिक्वायरमेंट की आती है ना। लेवल होगी वो हम, एक तो ये है कि एलिसिटेशन की स्टेज पे नहीं, जो जनरल रिक्वायरमेंट के लेवल पे नेगोशिएशन होगी वो स्टेप अभी अभी आपके रहते हैं। मैं आपसे जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला काम है वो स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ। मैं नेगोशिएशन आपसे बाद में अभी करवाऊंगी। आपने देखा था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग 7 स्टेप में होती है, इंसेप्शन, एलिसिटेशन, एलेबोरेशन। तो अभी हम इंसेप्शन और जी एलिसिटेशन जी, किए हैं, अब हम उसे इंसेप्शन, एलिस्टेशन, देन एलैबोरेशन, आगे स्पेसिफिकेशन, नेगोशिएशन। निगोशिएशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आगे चलेंगी, जिसमें मैं आपको ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनवाऊंगी और ये सारी चीजें। तो निगोशिएट करने वाला आपका स्टेप वो आएगा जो कि हम रिक्वायरमेंट के लेवल पे निगोशिएट कर रहे हैं क्लाइंट से कि ये रिक्वायरमेंट ये सारी हम अचीव कर रहे हैं। अगर ये अचीव करेंगे तो दूसरी का कंफ्लिक्ट आता है, जो हम अचीव नहीं कर सकते तो हम निगोशिएट कर लेते हैं, हम कुछ चीजों पे ये वाली ले लेते हैं और ये वाली नहीं लेते। तो डिफरेंट चीजों पे निगोशिएट किया जी जाता जी, है। क्योंकि तो एलिसिएशन में तो वही चीज आ रही थी कि जिससे हमने कस्टमर को अपने अपनी टीम का पार्ट बनाया ताकि हम उससे रिक्वायरमेंट्स वहां पे भी हासिल कर सकें। जो हमने मैंने सारा पीडीएफ को थॉरोली दोबारा से पढ़ा था, वो जो जो डिफाइन था वैसे मैंने किया है। अब ये है कि जिसने असाइनमेंट जमा करवा दी है या आपने टाइम देना है, तो आप हमें हाईलाइट कर दीजिएगा कि आपकी गलती क्यूएफडी में है, एलिसिएशन में है, या आपका मैं वो बहुत पॉइंट ज्यादा आउट एक्सप्लेन करूंगी। किया मैं पॉइंट आउट करूंगी है। आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट यही टॉपिक होंगे। मैं टॉपिक इसलिए डिसाइड किए हैं, ये वाली असाइनमेंट यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट जो होगा आप इसमें जी जी इंप्रूवमेंट्स आती जाएंगी। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में आप प्रीवियस को इम्प्रूव करके जो भी उसमें ये मसले आगे हैं वो कर अच्छा देंगे, और पॉइंट्स नेक्स्ट और हो वाला जाएंगे ना। जो जी उसके डायग्राम्स होंगी, जैसे एक्टिविटी डायग्राम होंगी, वो भी ऐड करके फर्स्ट स्टेप में मैं आपको हर वीक में एक असाइनमेंट हुआ करेगी। जैसे फर्स्ट में मैं सिर्फ यूज केस कहूंगी ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन एट ए टाइम ना बन जाए। तो देन आप यूज केस ऐड करेंगे, प्रीवियस में जो मसले थे वो लेकिन भी ये ऐड करेंगे। कीजिएगा ना, नेक्स्ट टाइम आप कम दीजिएगा ना, ताकि हम ये पीछे से रिकवर भी कर लें, जिन्होंने असाइनमेंट नहीं सबमिट तो कराए वो भी यूज कर केस लें, सारे एक साथ जरा फ्लो के साथ चल यूज जाएगा केस ना सारा डायग्राम तो काम बहुत करते हुए। इजी है, उसमें आपको कोई ज्यादा मसला नहीं होगा यूज का। इजी अगर है, आपको पता चल गया है ना कि लेकिन अगर आपने, आप यूज केस कह रही हैं, आपने अगर हमें यूज केस दिए तो हमें आगे उसकी डिस्क्रिप्शन भी देनी पड़ेगी, हमें टेबल भी बनाना पड़ेगा, साथ में प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, ये सब डिफाइन तो करनी वो पड़ेगी। चीजें जी हमें वहां देखें, पे एक्टर्स जब वगैरह आपने जब आपने टोटल डिफाइन डिफाइन करना कर लिया पड़ेगा। ना रिक्वायरमेंट, जब आपने रिक्वायरमेंट डिफाइन कर ली है ना, अभी तक आप किस स्टेज पे हो मेरे अकॉर्डिंग, एलिसिटेशन हो गई अगर, तो इसका मतलब है आपने रिक्वायरमेंट डिफाइन कर ली है। जब आपने रिक्वायरमेंट डिफाइन कर ली है ना, देन उन हाँ रिक्वायरमेंट को जी देख के यूजर कैन परफॉर्म दिस, यूजर कैन परफॉर्म दिस एंड यूजर कैन परफॉर्म जी दिस, जी, यहाँ से यूज केस निकालना तो कोई मसला नहीं है। एक्टर निकाले, एक्टर के बाद यूज केसेस है निकाले और यूज इजी है केस का लेकिन इंट्रैक्शन लेंथी निकाले। काम है मैम, थॉरोली वो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, वैसे हमारे पास मेरे लिए तो टाइम ठीक है, क्योंकि मैंने बस थोड़ी सी चेंजेस लानी है, बाकी सबका भी इशू था, उनको ठीक है, उन्होंने बाकी सब थॉरोली उन्होंने शुरू से भी करना, जिन लोगों का शुरू इशू से होगा करना वो है, जिन्होंने डिस्कस नहीं कर सबमिट लेंगे। कराई। जिन्होंने नहीं किया हुआ आप टाइम मैम वेट जो जिनकी करते हो। वो जी जी, जिनके ने नहीं असाइनमेंट सबमिट मैम करवाई, जिनकी अब वो हर असाइनमेंट असाइनमेंट के नहीं सेपरेट जमा हुई सेपरेट तो वो मार्क्स होंगे। हर असाइनमेंट के सेपरेट सेपरेट मार्क्स होंगे। जिन्होंने नहीं सबमिट करवाई उनके इस असाइनमेंट के मार्क्स नहीं होंगे। जब अगली सब के साथ सबमिट करवाएंगे तो वो अगली असाइनमेंट के मार्क्स कंसीडर होंगे, इसके नहीं होंगे। ओके, मैम नहीं तो अभी हमें पता ही नहीं था है करना क्या है, तो फिर नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ ये भी ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट असाइनमेंट जब सबमिट आप करवाएंगे तो वो नेक्स्ट हम की ये तो आप मार्किंग हो बताएं जाएगी। सही, अब इसका करना है क्या। अभी मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए पहले बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। मैम वो बात ठीक है, जी जी, अब आपने नेक्स्ट असाइनमेंट के टाइम पे, अभी आप कह रहे हैं वो वो बात बात ठीक है, ठीक और है नेक्स्ट पे तो आपने कहना है कि मुझे हमें ये भी नहीं पता। मैम वो नेक्स्ट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, दरअसल मेरी हमारी बात नहीं हुई, आप मंडे की क्लास मैंने अगर आप लेती तो शायद आप अगर क्लास हो जाती तो मैं आपसे पूछ रहा था, फिर आपको जो सबमिट करनी थी
अब नहीं आपसे किसी तरह बात हुई तो अब इसमें हमारा तो नहीं ना कोई फॉल्ट है। आपने कितनी ट्राई की है बात करने की? तो अब यहाँ तो फिर ये जो आज की असाइनमेंट है इसकी डेट एक दिन एक्सटेंड कर दें। डेट कोई एक्सटेंड नहीं होगी, जो सबमिट होनी थी जिन्होंने सबमिट करवाई है उन्होंने तो सबमिट करवाई है। उन्होंने डाटा का उन्होंने कहाँ से गेट किया, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, उनका कांटेक्ट भी हो गया उन लोगों के साथ। तो आप ग्रुप में उन लोगों से पूछ लेते जिन लोगों ने सबमिट करवाई हुई है। अगर मैंने क्लास में किसी एक बच्चे को भी बता दिया तो आप लोग के ग्रुप्स तो होते हैं, आप उससे डिस्कशन कर लें। अब 1 बाय 1 हर बंदे को बताना तो नहीं होता। अगर किसी एक को भी पता चल गया तो वो आगे कम्युनिकेट कर सकता है। वैसे क्लास में आप लोग आपस में इतना बोलते हो तो आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं गेट कर सकते। चले नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए। अभी इतनी ज्यादा असाइनमेंट होंगी और एक असाइनमेंट की वेटेज शायद कितनी होती है, इतनी ज्यादा वेटेज तो नहीं इसकी होगी। जितनी ज्यादा असाइनमेंट्स होती जाएंगी आप स्टेप बाय स्टेप आपने यूज केसेस बनाने हैं, देन आपने एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, ये सारी बनाते बनाते असाइनमेंट तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। इस असाइनमेंट की कितनी सी वेटेज रहेगी। अगला नेक्स्ट अगर आपको इतना फील हो रहा है अगर तो वो नेक्स्ट असाइनमेंट पे फोकस कर लें। या मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट डेडलाइन के बाद चलिए ठीक है अगले भी मैम, नहीं सबमिट चलिए करवाते। ठीक है, ओके। और मैम मंडे को क्लास क्यों डिले हुई थी? उसके बारे में तो इन्फॉर्म भी नहीं था हुआ किसी को भी। मंडे को बस डिले हो गई। उसमें ये हुआ कि जो मेरे पास क्लास की टाइमिंग पे अवेलेबिलिटी नहीं थी इंटरनेट की, और बहुत सारा सिस्टम कुछ प्रॉब्लम हुआ था। देन वो क्लास मैंने आपकी कंडक्ट करके आपको एक्टिविटी डायग्राम जो थी, वो टॉपिक हमारा रहता था लास्ट से थोड़ा सा एक्टिविटी डायग्राम जो थी वो कंप्लीट करवानी थी, कुछ न्यू नोटेशंस जो थी वो मैंने आपको अपलोड किया। आपको लेक्चर मिल गया था मंडे की क्लास वाला? यस मैम। उसकी मैंने लेक्चर स्लाइड्स और वो अपलोड कर दी थी, वो आपने देख लेना था। उसमें जो भी मसले जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो आप पॉइंट लिख लिया करें। देन नेक्स्ट जो भी लेक्चर होता है उसमें डिस्कस कर लिया करें। जैसे अभी मैं इस लेक्चर की भी अपलोड कर दूंगी इस लेक्चर के बाद, तो अगर आपको इसमें भी बाद में कोई मसला लगता है तो वो भी आप पॉइंट लिख लिया करें, बाद में भूल जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके। मैम एक छोटी सी चीज बताइएगा, जिस समय मैं ईआरपी के लिए कर रहा था कस्टमर, जिस समय मैं उसके लिए कस्टमर ढूंढ रहा था, और प्रॉपर 5 स्टेक होल्डर्स हैं जो एक यूनिवर्सिटी के इम्पोर्टेंट होते हैं। एक डायरेक्टर था, एक स्टूडेंट्स थे, एक फैकल्टी थी, एक स्टाफ थे। अब मुझे एक नहीं थी मिल रही, मैंने उसकी जगह पे लिखा था स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर, एक और मैंने लिखा था। मुझे एक याद नहीं था आ रहा कि एक पॉइंट में कौन सा लिखूं। मुझे वो समझ नहीं आया, मैं पता नहीं कौन सा लिख दिया था उसके आगे। ठीक है मैं चेक डायरेक्टर, कर लूंगी फिर देख एडमिनिस्ट्रेटर, लूंगी। चलो ठीक है मैम। अब यहाँ पे हम देख रहे थे ये कुछ चीजें थी जो हम सीक्वेंस डायग्राम में यूज कर रहे होते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं उनको किस वे में शो किया जाता है, देन उनकी लाइफ लाइन होती है, देन ये एक्टिवेशन लाइन होती है। ये ब्लॉक्स शो करते हैं कि ये इतना टाइम एक्टिव रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव ये रहा है क्योंकि इसके ड्यूरेशन में दूसरे सारे काम परफॉर्म हुए हैं, और देन इसको जब फाइनल बुक 12 हो गई है तो वापस आके ये तब इसकी टर्मिनेशन हो गई है, एंड हो गया है। तो ये शो कर रहे होते हैं। 1 बाय 1 नोटेशंस को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट नेमिंग, ऑब्जेक्ट ये इस तरह से लिखते हैं। इस रेक्टेंगल में ऑब्जेक्ट को नेम लिखा जाता है। सिंटैक्स क्या है इसको लिखने का? इंस्टेंस नेम और देन कॉलन क्लास नेम। समटाइम्स इसका इंस्टेंस नेम को रिमूव भी कर दिया जाता है, जस्ट आप क्लास नेम भी लिख सकते हो। ये सिंटैक्स है। ऑब्जेक्ट क्या हम करते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखने ड्रा करने के लिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके अंदर हम क्लास का नेम लिखते हैं और उससे पहले कॉलन लगाते हैं एंड इंस्टेंस नेम। क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट मींस ये ऑब्जेक्ट है, नेम है या इंस्टेंस है। माय बर्थडे, डेट एक क्लास होगी जिसका हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, माय बर्थडे। यहाँ तक समझ आ गई इंस्टेंस और क्लासेस का कॉन्सेप्ट है? यस मैम। ओके। नेम क्लासेस कंसिस्टेंटली विद योर क्लास डायग्राम। अच्छा, ये कंसिस्टेंस होना चाहिए क्लासेस के नेम आपकी क्लास डायग्राम में। वो जो नाउन्स मैंने आपको बताया कि नाउन्स आपने निकालने हैं, और नाउन्स को सर्टेन क्राइटेरिया से पास थ्रू हो जाएंगे, और उन नाउन्स को हम क्लासेस बनाते हैं। और क्लास डायग्राम में भी वही क्लासेस के नेम होने चाहिए जो और सीक्वेंस डायग्राम में भी नेम जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए।
द लाइफ लाइन रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट्स लाइफ ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के दौरान ऑब्जेक्ट की लाइफ को शो कर रहे होते हैं ये लाइफ लाइन, जो कि हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। आपने वीडियो, एक चीज आपने वीडियो इंस्टॉल करना है। ये सारी डायग्राम हम MS वीडियो में बनाएंगे, या ऑनलाइन भी कुछ टूल अवेलेबल होते हैं जिनमें आप बना सकते हैं। एक स्टैंडर्ड हम MS वीडियो यूज करते हैं जिसमें ये सारी डायग्राम डाल दी जाती है। मैसेजेस, यहाँ तक हमने ऑब्जेक्ट्स को शो कर लिया, और ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए रेक्टेंगल, उसमें हम क्लास का नेम लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं और ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, जो इंस्टेंस होता है क्लास का, और लाइफ लाइन के लिए एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं। मैसेजेस को शो करने के लिए क्या होता है सीक्वेंस डायग्राम में, जो एज होता है वो मैसेज को शो कर रहा होता है। एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज परफॉर्म्ड एज ए मैसेज सेंट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जो जैसे ये है, ये एक जो इंटरेक्शन हो रही होती है, ये जो है ये मैसेजेस को शो करने के लिए है। If object 1 sends a message to another object 2, some link must exist between these two objects. जो हम ऊपर एरो लगाते हैं और उसके ऊपर कोई मैसेज लिख देते हैं। A message is represented by an arrow between the lifelines of two objects. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स की लाइफलाइन है। जैसे ये एक मेंबर एक ऑब्जेक्ट है और एक बुक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों की लाइफ लाइन है। अगर इनके दरमियान इंटरेक्शन को शो करना है तो आपने एक एरो लगाना है और एरो के ऊपर आपने मैसेज लिख देना है, ये मैसेज पास हो रहा है। सेल्फ कॉल्स आर आल्सो अलाउड। सेल्फ कॉल का क्या मतलब है, पहले मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पे अगर वो चेक हो रहा है कि वैलिड मेंबर है या नहीं, वो लाइब्रेरी का जो यूजर बुक बारो करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या वो लाइब्रेरी का मेंबर है या नहीं, तो हम सेल्फ कॉल के अगर इसी क्लास के अंदर से उसकी वैलिडेशन चेक हो रही है तो सेल्फ कॉल भी कर सकते हैं। या ये कॉल नेक्स्ट, अगर वो सेपरेट से वैलिडेशन सेपरेट किसी क्लास से चेक होनी है तो हम वहां पे जाएंगे, एरो मूव होगा, या अगर वैलिडेशन यहीं पे चेक होनी है तो हम सेल्फ कॉल भी कर सकते हैं। सेल्फ कॉल को शो करने के लिए ये होता है। The time required by the receiver object to process the message is denoted by the activation box. Time required by the receiver object to process the message is denoted by the activation box. अब ये जो रेक्टेंगल होती है ये एक्टिवेशन बॉक्स को शो कर रही होती है। ये सारा काम करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है स्टार्ट से एंड तक, वो इस एक्टिवेशन बॉक्स जो है वो उस चीज को शो कर रहा होता है। ये इसकी एक्टिवेशन इतनी है, ये बारो उन्होंने चेक किया वैलिड है या नहीं, तो वो इतने टाइम में वैलिड चेक हो गया, रिजल्ट्स आ गए। देन इतने टाइम में जिस सेट बुक उसको अलर्ट हो गई और वो बुक उसको दे दी गई, देन ये वापस आने तक ये बुक उसको बारो हो गई है। एक्टिवेशंस को शो कर रही होती है रेक्टेंगल। If message is labeled at minimum with the message name, मैसेज को एनोटेट किया जाता है। ये जो भी एज एक से दूसरे पे जा रहा होता है, कोई भी एज सिंपल खाली एज नहीं हम शो कर सकते। इन एजेस को जो हैं मैसेजेस मिनिमम फॉर्म में, हम इस पे मैसेज का नाम लिख देते हैं, इसको एनोटेट किया जाता है। इसके अलावा कंडीशंस दे सकते हैं आप, आइटरेशन ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं। रिटर्न वैल्यूज, अब किसी एज के पास वो गया है तो रिटर्न वैल्यू भी ऐड की जा सकती है। अब एक तो मैसेज जा रहा है तो उसको हम ऐसे शो करते हैं सॉलिड लाइन एरो से, और जो वैल्यू वापस आ रही है उसको हम डैश लाइन एरो से शो करते हैं। ये ऑप्शनल है, एक मैसेज जा रहा है तो उसको वापस रिटर्न आएगा, अंडरस्टूड सी बात है। हम उसको रिप्रेजेंट ना भी करें तो इसको के इन सीक्वेंस डायग्राम हम शो करने के लिए ऑप्शनल है, आप शो कर सकते हैं। ऑप्शनली इंडिकेटेड यूजिंग ए डैश्ड एरो विद अ लेबल इंडिकेटिंग द रिटर्न वैल्यू। अब इसके ऊपर रिटर्न वैल्यू का लेबल लगाया जाता है जो भी वैल्यू वापस आ रही होती है। डोंट मॉडल ए रिटर्न वैल्यू व्हेन इट इज ऑब्वियस व्हाट इज बीइंग रिटर्न। जैसे गेट टोटल है फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि जब ऑब्वियस हो तो उस केस में हम रिटर्न को वैल्यू को मॉडल नहीं करते। अगर इन केस जहां पे हमें जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल जो रिटर्न वैल्यू है उसको हमने एज ए पैरामीटर कहीं और यूज करना हो तो उस केस में हम रिटर्न वैल्यू को भी मॉडल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्वियस हो तो उसको हम मॉडल नहीं करते। जैसे गेट टोटल है, अगर ये मैसेज गया है, हम कहीं से गेट टोटल कर रहे हैं तो वापस ऑब्वियसली टोटल अमाउंट आएगी जो टोटल आप हाथ से कर रहे हैं, तो इसको मॉडल करने की जरूरत नहीं है। मॉडल ए रिटर्न वैल्यू कब मॉडल किया जाता है? मॉडल ए रिटर्न वैल्यू ओनली व्हेन यू नीड टू रेफर टू इट एल्सवेयर, फॉर एग्जांपल एज ए पैरामीटर पास्ड इन अनदर मैसेज। अगर आपने किसी और मैसेज में
उसको एज ए पैरामीटर देना हो तो हम उस वैल्यू को मॉडल कर सकते हैं वापस। प्रेफर मॉडलिंग रिटर्न वैल्यू एज ए पार्ट ऑफ मेथड इनोवेशन ओके इज इक्वल टू वैल्यू। अच्छा, जब हमें वापस वैल्यू चाहिए उस रिटर्न वैल्यू को कहीं और यूज करना हो तो हम उसको मॉडल कर देते हैं, और मॉडल करने के लिए हम डैश एरो लगाते हैं और उसके ऊपर मैसेज लिख देते हैं जो कि रिटर्न हमें आ रहा होता है, और अगर इन केस हमें नहीं जरूरत होती तो हम उसे मॉडल नहीं करते। Synchronous messages, nested flow of control typically implemented as an operation call. The routine that handles the message is completed before the caller resumes execution. अच्छा, synchronous message का क्या मतलब है? अगर एक क्लास ए है, जैसे ए क्लास है, अब यहाँ पे देखें हमने इस बॉक्स में ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ये क्लासेस के नेम है, कॉलन लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स के नेम नहीं लिखे हुए, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि आपने जस्ट क्लासेस के नेम लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स उसके नहीं लिखे हुए। अब यहाँ पे एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। अब ए क्लास जो है वो बी क्लास को एक मैसेज पास करती है, डू यू अंडरस्टैंड, आपने ये पास किया है। अब वहां से रिटर्न वैल्यू जो है वो ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शनल होता है, रिटर्न वैल्यू को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। ये सिंक्रोनियस मैसेजेस का क्या मतलब है? ये कॉलर जो जिसने कॉल किया है ये उस वक्त तक ये ब्लॉक रहेगा जब तक इसे रिटर्न वैल्यू नहीं आ जाती। मीनवाइल ये कोई और काम परफॉर्म नहीं कर सकता ये ऑब्जेक्ट्स। अगर ये मीनवाइल एक्टिव है और कोई और काम परफॉर्म कर रहा है तो वो एसिंक्रोनियस मैसेजेस होंगे। जब सिंक्रोनियस मैसेजेस होती है वो ये होता है कि जब आपको एक मैसेज आता है, जब तक उसका रिटर्न नहीं आता तो आप कोई काम और परफॉर्म नहीं कर सकते। ये वाला ऑब्जेक्ट जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ये कोई और काम परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, अभी तक जो हमने देखा है कि सीक्वेंस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स को हम स्टार्ट में सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉलम की फॉर्म में ड्रा कर देते हैं और लाइफलाइन उनकी शो कर देते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये होता है और उसके बाद हम मैसेजेस का सीक्वेंस शो कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो स्टार्ट में आपने सारे मैसेजेस सारे ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं, जरूरी नहीं कि ये स्टार्ट पे हम रन टाइम पे भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। An object may create another objects by create message call. एक मैसेज कॉल की जाती है जो क्रिएट मैसेज भेजा जाता है, तो आप रन टाइम पे भी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एक सिंपल ये अगर नॉर्मल होता, हम ये कर रहे हैं कि ये क्रिएट बने हुए हैं, लाइफलाइन उसकी स्टार्ट हुई है, अगर हम सिंपल बनाते। अब यहाँ पे ए जो है अपने वर्किंग में, ये ए का जो ऑब्जेक्ट था उसे जरूरत थी बी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज करने की, उसने यहाँ पे क्रिएट का मैसेज भेजा और यहाँ पे ये स्टार्ट में सारा क्रिएट नहीं हुआ, ये यहाँ पे इसे जरूरत थी तो उसने उस रन टाइम पे क्रिएट कर दिया बी का ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का क्या मतलब है कि जरूरी नहीं सारे ऑब्जेक्ट स्टार्ट में क्रिएट हुए होंगे। सीक्वेंस डायग्राम में हो सकता है कि जब आप वर्किंग परफॉर्म हो रही हो, ड्यूरिंग वर्किंग आपको किसी जगह पे जरूरत किसी एक क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो उस टाइम पे भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। उसके लिए ये कीवर्ड यूज होता है, मैसेज आपका एरो लगता है और एरो पे आप क्रिएट कीवर्ड लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट आपने अगर क्रिएट किया है तो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रॉय अनदर ऑब्जेक्ट बाय डिस्ट्रॉय मैसेज, उस पे आपका जो एरो होता है उसके ऊपर आप डिस्ट्रॉय मैसेज कर देते हो। एन ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, अवॉइड मॉडलिंग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन अनलेस मेमोरी मैनेजमेंट इज क्रिटिकल। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्शन अगर मेमोरी मैनेजमेंट, जहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट हमें जरूरी हो तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि उसे डिस्ट्रॉय ना करें। और डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएमएल में क्या नोटेशन यूज होती है, आपने डिस्ट्रॉय का भेजा और ये हम उसके लास्ट पे क्रॉस लगा देते हैं सिंबल। ये सारे सिंबल आपको इसलिए बताई जा रही है यूएमएल नोटेशंस में ये सारे काम परफॉर्म करने के लिए ये वाली सिंबल यूज होती है। अगर किसी डायग्राम में ये मेंशन होगा तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्ट्रॉय हो गया है। कंट्रोल इंफॉर्मेशन कंडीशंस को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन दिया जाता है, ये रेक्टेंगल्स के अंदर एक्सप्रेशन दे देते हैं। मैसेज लेबल, द मैसेज इज सेंट ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। एग्जांपल, ये अगर ओके
है मैसेज बारो मेंबर। अब यहाँ पे क्या था हमारी लास्ट, ये देखें जो हम ने देखी थी, अगर ये मेंबर जो है वो बारो कर सकता है, अगर ये कंडीशन जो है ये फुलफिल हो रही है, ये ओके है, तो देन जो है मैसेज ट्रांसफर हो जाता है आगे। आइट्रेशन को शो करने के लिए क्या किया जाता है, हम एस्टेरिक का सिंबल लगाते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन और जो कि आइट्रेट होना है, आइट्रेशन का क्या मतलब होता है, किसी काम ने बार बार परफॉर्म होना है, मल्टीपल लूप जैसे आपका चल रहा होता है, तो एक चीज ने बार बार होना है, तो उसको शो करने के लिए हम डायग्राम में क्या सिंबल यूज करते हैं, एस्टेरिक, और रेक्टेंगल में वो जिस चीज ने बार बार शो होना है, मैसेज लेबल। द मैसेज इज सेंड मेनी टाइम्स टू पॉसिबली मल्टीपल रिसीवर ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं आइट्रेशन की। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक आपने एक रेक्टेंगल, आपने प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग कोर्स में वो डिफरेंट डायग्राम देखी होंगी जिनको बार बार रिपीट करके ड्रा किया जा रहा होता है। एक अस्टेरिक आपने लगाया, फिर डबल अस्टेरिक, ट्रिपल अस्टेरिक, 4 टाइम अस्टेरिक, तो हम एक ट्राइंगल अस्टेरिक की बना रहे होते हैं, या डिफरेंट टाइम के आपको एग्जांपल कराई जाती है प्रोग्रामिंग के फर्स्ट कोर्स में। उसमें आपको एक ही चीज को बार बार परफॉर्म किया जाता है। अब वो जो बार बार परफॉर्म करने वाला है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, ये देखें, उसको शो करने के लिए क्या जाता है, कंपाउंड शेप और शेप, ये एक क्लास है और एक क्लास ये है। यहाँ पे ड्रा का आया, अब ड्रा अस्टेरिक ड्रा है, तो इस शेप में क्या है, आप ये शेप ड्रा करनी है, कंपाउंड शेप ड्रा करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारी फाइनल शेप जो शेप होगी, जो कि एक ट्रायंगल बनेगी, स्टार्स की ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये इस शेप के बाद ये शेप कैसे ड्रा होगी, इस शेप को ड्रा होने के लिए हमें ये वाली शेप जो है वो अस्टेरिक, आपने बार बार उसको रिपीट करना है। आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा कि एस्टेरिक जो है उसको बार बार रिपीट करते जाएं, तो वो उससे ये वाली चीज ड्रा हो गई। जब यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वापस इसके पास जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ड्राइवर एक क्लास है, एक बस क्लास है। अब ड्राइवर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो सिंटैक्स ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट स्टैंडर्ड। अच्छा, ये स्टैंडर्ड नहीं होता, इसको किसी और वे में शो कर दें, लेकिन आपको वो आइट्रेशन शो करने के लिए दिखाया हुआ है। अब आइट्रेशन के लिए क्या लगाना है, एस्टेरिक लगाया, उसके बाद अंटिल फुल, जैसे आपने ये लिखा हुआ है अंटिल फुल इंसर्ट, बस में जब तक फुल नहीं होती तो इंसर्ट करते जाएं, पैसेंजर को इंसर्ट करते जा रहे हैं। कंट्रोल, ये सारे सिंबल्स के यूएमएल में कौन सी नोटेशन यूज होती हैं, डिफरेंट चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, शो करने के लिए कौन सी नोटेशन यूज होती हैं। कंट्रोल में द कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सीक्वेंस डायग्राम्स इज ओनली for the modeling simple alternatives. Consider drawing several diagrams for modeling complex scenarios. Don't use sequence diagram for detailed modeling of algorithm. This is better. अच्छा, सीक्वेंस डायग्राम, एक तो यूज केस डायग्राम जब हमने देखा था तब भी मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम का एक ही यूज केस डायग्राम बने कम्प्लेक्सली। आप अगर आपका सिस्टम बड़ा है तो आप मल्टीपल यूज केस डायग्राम बना सकते हैं, सब सिस्टम बना के मल्टीपल यूज केस डायग्राम बना सकते हैं उसे सिंपल बनाने के लिए। उसके बाद आप एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है, वो यूज केसेस को डिस्क्राइब कर रही होती है। एक्टिविटी डायग्राम किसी सिस्टम की मल्टीपल हो सकती हैं, किसी एक सिस्टम में मल्टीपल एक्टिविटी डायग्राम बन सकती हैं, आप पे डिपेंड करता है। जरूरी अगर आप 3 सिस्टम की मल्टीपल डायग्राम भी बन सकती हैं, एक्टिविटी 4 भी बन सकती है, सिंगल एक्टिविटी डायग्राम भी बन सकती है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद सेम के सीक्वेंस डायग्राम जो है, आपने सीक्वेंस डायग्राम जो है एक सीक्वेंस, किसी भी जब कोई एक्टर इंटरेक्ट करता है, कोई इवेंट अकर होता है, तो उसमें उसके अगेंस्ट जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट और ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करके कैसे कोई काम परफॉर्म कर रहा है वो शो कर रहे होते हैं। तो जब मल्टीपल को ऐड करके कम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं होती, हम प्रेफर करते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम जो है वो सिंपल, आप मल्टीपल सीक्वेंस डायग्राम सिस्टम की ड्रा कर ले, लेकिन सिंपल रखने की कोशिश की जाती है। कंसीडर ड्राइंग सेवरल डायग्राम्स फॉर मॉडलिंग कम्प्लेक्स सिनेरियो, जहां पे कम्प्लेक्स सिनेरियो आ जाए उसको मल्टीपल डायग्राम। ये प्रेसमैन की बुक जो है उससे ली गई है डायग्राम, जो एग्जांपल हम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं। होम ओनर
यहाँ पे डिफरेंट आपके वो ऑब्जेक्ट्स हैं, होमोनर कंट्रोल पैनल, सिस्टम सेंसर, ये इनिशियल स्टेट है, सिस्टम रेडी है, पासवर्ड एंटर किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसको ड्रा करने के लिए आप सिंपल एक रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये ब्लॉक्स यूज करें। हमारी नेक्स्ट नोटेशन जो होती है यूएमएल में, हम उसके लिए एक सिंपल रेक्टेंगल यूज करते हैं, सेपरेट ब्लॉक की जरूरत नहीं होती। जैसे ये ब्लॉक है, आप इधर भी एक सिंपल एक ब्लॉक यूज कर सकते हैं। उस केस में पासवर्ड एंटर किया जाता है, फिर पासवर्ड की रिक्वेस्ट को देखा जाता है, अगर पासवर्ड को कंपेयर करके करेक्ट होता है, चेक किया जाता है करेक्ट है, तो रिक्वेस्ट एक्टिवेशन की कर दी जाए सेंसर को, सेंसर ने एक्टिवेट कर दिया और वापस रिक्वेस्ट आ गई और वो फुलफिल हो गया। तो ये आपकी प्रेसमैन की बुक की एक एग्जांपल है सीक्वेंस डायग्राम की। यहाँ पे एक और सीक्वेंस डायग्राम की एग्जांपल आपको ट्रैफिक वायलेशन की दिखाई हुई है। इसमें जस्ट एक नई चीज है देखने के लिए कि जो मैंने आपसे बात की थी रन टाइम पे, एक तो रिटर्न वैल्यू शो की जा रही है। यहाँ पे रिटर्न वैल्यू को हम डैश्ड एरो, बैकवर्ड एरो से शो करते हैं, और यहाँ पे वी रिटर्न वापस जा रहा है वायलेशन जो, और इस वायलेशन को हम बाद में यूज कर रहे हैं, बी को यूज कर रहे हैं। और एक नई चीज जो है इसमें, ये क्रिएट वाली है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो रन टाइम पे क्रिएट हो रहा है। डीबी प्रॉक्सी जो जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो रन टाइम पे ट्रैफिक वायलेशन का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और देन ये रिटर्न कर रहा है। तो ये शो करने के लिए, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि अगर जरूरी नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट हमें स्टार्ट में क्रिएट कर देने हैं, हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट रन टाइम पे भी क्रिएट किए जाते हों। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट, एक सिंपल सी, अगर एक बंदे ने प्रिंट करना है, प्रिंट करने की कमांड हमने देनी है, कुछ आपके आपने ऑब्जेक्ट्स लिख दिए, एक्स एक्सिस पे प्रिंट है, क्यू है, प्रिंटर प्रॉक्सी है, एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है प्रिंट करने की, आप प्रिंट करने की डॉक्यूमेंट उसने दी, कुछ भी मल्टीपल एट्रीब्यूट दे सकता है, खाली सिंपल डॉक्यूमेंट्स कौन सी, और उसका आईडी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसने प्रिंट की रिक्वेस्ट की है, उसको एनक्यू किया जाता है। क्यू मतलब एक क्यू बनी होगी जिसमें सबकी आ रहे होंगे प्रिंट की रिक्वेस्ट, और देन उसमें से डीक्यू, क्यू और डीक्यू का पड़ा हुआ है। फर्स्ट उसमें क्या होता है, फर्स्ट इन जो होता है वो फर्स्ट आउट होता है, और जो स्टैक होता है उसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, इस तरह से। तो क्यू बन जाती है, जो फर्स्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है, देन उसको जब उसकी बारी आती है तो वो डी क्यू हो जाता है, यू क्यू करके देन प्रिंट की रिक्वेस्ट भेजी जाती है प्रिंटर को, देन उसका प्रिंट हो सकता है या नहीं हो सकता, जो भी स्टेटस होता है वो रिटर्न हो जाता है, देन जॉब डन का स्टेटस रिकवर हो जाता है। तो आपके सीक्वेंस डायग्राम ने जस्ट ये चीजें शो करनी होती हैं, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसकी कुछ डायग्राम हम नेक्स्ट, आपने कोशिश करनी है इसकी डिफरेंट डायग्राम देखने की, नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा क्या था, बेसिकली यूज केस की डिस्क्रिप्शन हमने दोबारा से देखा कि यूज केस की डिस्क्रिप्शन जो होती है, हमने जो सीक्वेंस डायग्राम बनानी होती है वो यूज केस की डिस्क्रिप्शन से बनाते हैं। अब उस डिस्क्रिप्शन से हमने एक्टर्स लेने होते हैं, एक्टरों के यूज केस, जो सीक्वेंस डायग्राम होती है वो एक्टर के इंटरेक्शन को से ही स्टार्ट हो रही होती है। एक एक्टर जो है वो कुछ इनिशिएट करता है काम, तो देन वो सीक्वेंस में अब स्टेप्स जो हैं वो शो किए जा रहे होते हैं सीक्वेंस डायग्राम में। वहां यूज केस डिस्क्रिप्शन से हमने एक्टर्स ले लिए, हमने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने हैं क्लासेस की, और वो क्लासेस जो होंगी वो नाउन्स जो होंगे यूज केस डिस्क्रिप्शन में वहां से फाइंड आउट होंगी। वो नाउन्स जो हैं वो सर्टन क्राइटेरिया को अगर मीट कर रहे होंगे तो वो क्लासेस बन जाएंगे। देन ग्रामेटिकल पार्सिंग की जाएगी, वर्ब्स फाइंड आउट करने, वर्ब्स जो होंगे वो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन को शो कर रहे होंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कैसे करेगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वो इंटरेक्ट करता है, वो इंटरेक्ट क्या होगा, वो वर्ब्स के थ्रू आपके ऑपरेशन बन जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स और ऑपरेशंस हमने डिफाइन कर दिया, देन हमने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बना ली, उसकी डिफरेंट नोटेशंस कौन सी होती हैं वो देखी, जो है यूएमएल में यूज हो रही होती हैं, कि हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसमें हम कॉलन लगा के क्लास का नेम लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट का नेम लिख देते हैं। उसके बाद लाइफ लाइन के लिए हम डॉटेड वर्टिकल होती है, हाँ, ये वर्टिकल लाइन शो करते हैं डॉटेड, और उसके अलावा एक उसका ऑब्जेक्ट का एक्टिवेशन पीरियड होता है जो कि स्टार्ट और एंड जब वो एक्टिव चल रहा होता है उसको शो कर रहा होता है, जिसको हम रेक्टेंगल से शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैसेजेस पास हो रहे होते हैं जो कि एरो के ऊपर मैसेजेस लिखे जाते हैं। अगर हमने कोई कंडीशन लिखनी हो मैसेज के साथ तो वो हम एरो रेक्टेंगल से लिख देते हैं, और अगर हमने लिखना है
आइट्रेशंस को शो करना है तो हम इससे पहले एस्टेरिक का सिंबल लगा देते हैं, फिर उसके अंदर कंडीशन लिख देते हैं ये कितनी दफा ये मैसेज पास होना है। और उसके अलावा क्या चीज शो होती है, अगर हम किसी मैसेज की रिटर्न वैल्यू दे सकते हैं, हम उसको मॉडल नहीं करते, अगर उसको नेक्स्ट किसी और पैरामीटर में यूज करना हो तो देन हम उसे मॉडल कर देते हैं और उसमें हम जो एरो है वो डैश्ड एरो देते हैं रिटर्न वैल्यू गेट करने के लिए। और उसके अलावा एक तो होता है हम स्टार्टिंग में सारे ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर देते हैं और उनकी लाइफ लाइन मेंशन कर देते हैं, ये पूरी लाइफ लाइन हो गई। और हो सकता है कि रन टाइम पे कुछ ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। रन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं उसमें क्या होता है, क्रिएट का कीवर्ड एक मैसेज पे पास किया जाता है और देन उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है डिस्ट्रॉय के कीवर्ड से, और लास्ट पे आप क्रॉस लगा देते हैं। जब डिस्ट्रॉय हो जाता है प्रेफर किया जाता है डिस्ट्रॉय ना करें, अगर आपको मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत ना हो तो नहीं किया जाता। बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे, स्टेट डायग्राम करेंगे और आप रीड करें इसको, और अगर कोई क्यूरी होगी तो वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।